और ऑल ओवर वर्ल्ड से कोई भी कितना भी बड़ा बिजनेसमैन आए डायरेक्ट वो फंडिंग कर सकता है। सिंगल विंडो के तहत सारी परमिशन मिलेंगी और उसको कहीं पर भी कोई पार्टनर लेने की जरूरत नहीं होगी। आज आप कहीं पर भी उठा करके देखिए, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट वर्ल्ड में आए हैं तो वो एक्ट के तहत ही बने हुए हैं। जैसे अभी मेरे मित्र लखानी सर बता रहे संघाई, कि चाइना के अंदर संघाई एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जो कई किलोमीटर लंबी असेंबली लाइन है। वर्ल्ड के अगर किसी भी कोने से कितना भी बड़ा ऑर्डर आ जाता है तो नेक्स्ट डे वो डिस्पैच की स्थिति में होता है। वो भी एक एक्ट के तहत ही डेवलप हुई सिटी है। और यहाँ पे इंडिया के अंदर भी ये जो धुलेरा SIR है ये भी एक्ट के तहत ही बन रहा है। ये एक्ट क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि आप मान लो फॉरेन के अंदर बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको लोकल फॉरेनर पार्टनर लेना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया में आता है तो उसको इंडियन पार्टनर लेने की जरूरत होती है। लेकिन इस सिटी के अंदर इस एक्ट के तहत पाकिस्तान को छोड़ करके और ऑल ओवर वर्ल्ड से कोई भी कितना भी बड़ा बिजनेसमैन आए डायरेक्ट वो फंडिंग कर सकता है। सिंगल विंडो के तहत सारी परमिशन मिलेंगी और उसको कहीं पर भी कोई पार्टनर लेने की जरूरत नहीं होगी। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कोई प्री प्लान नहीं हुई थी, अकस्मात पैदा हुई भी एक सिचुएशन है। मैं आपको थोड़ा सा 2008 के अंदर ले जाना चाहता हूँ। रेलवे जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के हमेशा घाटे का सौदा हुआ करता था, लेकिन 2008 के अंदर सर्वप्रथम रेलवे प्रॉफिट के अंदर आया था। और वो कैसे आया कि रेलवे इतना बड़ा अदर जो विकसित देश है, छोटे छोटे देश है, उनकी बजाय इंडिया के अंदर, एशिया के अंदर सबसे बड़ा रेल नेटवर्क इंडिया के पास में है आज की डेट में। लेकिन इसमें चेंजिंग क्या हुए, बदलाव क्या हुए, और वो DMIC का पार्ट धुलेरा की शुरुआत कैसे हुई, वो चीजें आज मैं आपको बताता हूं। कि 2008 के अंदर यूपीए गवर्नमेंट थी और यूपीए गवर्नमेंट के दौरान जब गवर्नमेंट चाहती है तो उसके जो कर्मचारी होते हैं वो भी सीरियस होकर काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि मुझे रेलवे को इसको प्रॉफिट में लेकर के आना है। और उस टाइम लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने थे। लालू प्रसाद यादव जी ने जब कहा तो उन्होंने एक ही चीज कही कि उसके जितने स्टाफ था नीचे का कि आप मंत्री बने हैं, एक संसद से एक रेजोल्यूशन पास करवाइए कि जो अपनी मालगाड़ियां 10 दिन 15 दिन 20 दिन एक महीने खड़ी रहती हैं, लोगों का माल टाइमली डिलीवर्ड नहीं हो पाता है, रेलवे पे लोगों का माल विश्वास हट चुका है, तो आप संसद से एक रेजोल्यूशन पास करवाइए कि पैसेंजर को रोक करके और मालगाड़ी को क्रॉस ऑन किया जाए। लालू प्रसाद यादव जी ने वो चेंजिंग किया। उसके साथ ही यूपीए गवर्नमेंट ने 25 लोगों का डेलीगेशन भी बनाया उसी दौरान कि आप एशिया के अंदर ऐसे छोटे छोटे देश हैं, वहां जाकर के देख करके आइए कि वहां में और यहाँ में अपने यहाँ पे अंतर क्या है। वो अपन इंडिया में भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो वहां पे 1 महीने बाद रिपोर्ट जब सबमिट की तो उन्होंने कहा कि सर वहां पे अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बने हुए, मालगाड़ी का अलग है, पैसेंजर का अलग है। अपने यहाँ एक ही कॉरिडोर के ऊपर पैसेंजर भी चल रही है, एक ही कॉरिडोर पे, और मालगाड़ी भी चल रही है। तो टाइमली क्या हो रहा था, माल डिलीवर नहीं हो पा रहा था, लोगों का विश्वास हट गया था, लोगों ने सड़क मार्ग यूज कर लिया था जो ट्रांसपोर्ट वाले थे। और उस दौरान 2008 के अंदर माल भाड़ा भी खूब मिला, प्लस कुछ स्क्रैप था पुराना रेलवे का, उसको भी सेल आउट किया था। लेकिन स्क्रैप वन टाइम किया था, लेकिन उसने कंटिन्यूस वो प्रॉफिट में निकल के आया था। 2009 के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट ने आनंद फानन के अंदर 6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अनाउंस किए थे कि इंडिया के अंदर 6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेंगे, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चलेगी। उनके अंदर से एक बनना तय हुआ था, वो था DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर। वो आपके यूपी में दादरी से स्टार्ट होता है, जवाहरलाल पोर्ट मुंबई तक जाता है। और इस कॉरिडोर की लंबाई की मैं बात करूं तो 1499 किलोमीटर का ट्रैक आज की डेट के अंदर रेडी पोजीशन के अंदर 95% बन करके तैयार है। और 2020 के अंदर मैं बात करूं तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी जो 3 से 4 किलोमीटर की लंबाई होगी, अलग तरीके के उसके इंजन बन करके तैयार है। और बहुत जगह आज की डेट के अंदर वहां पे टेस्टिंग भी चल रही है। और जब DMIC की शुरुआत हुई तो ये 6 स्टेट के अंदर से DMIC जा रहा है, जिसके अंदर से यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 6 स्टेट के अंदर से जा रहा है। और 6 स्टेट के अंदर से जब जा रहा है तो उन्होंने कहा कि इसका हर सेंटर को प्रपोजल भेजा गया था कि सर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट क्या ले सकते हो। तो उस दौरान हर स्टेट के अलग अलग, राजस्थान का भी प्रपोजल था नीमराना का। अगर आप दिल्ली से सटा हुआ है नीमराना, 2009 तक नीमराना कुछ भी नहीं था। लेकिन आज की डेट के अंदर नीमराना इस स्तर पे प्रोडक्शन ले रहा है कि
अगर अपन बात करें तो फ्रांस की 47 से 48 कंपनियां हैं, जापानी एक पूरा का पूरा हब है। और आज की डेट के अंदर वहां अगर लैंड की बात करो तो भाव कुछ ना कुछ अलग ही मिलेंगे। प्लस वहां आज इंडिया की मानी हुई पावर की कंपनियां अच्छे स्तर पे प्रोडक्शन ले रही। इसके अलावा DMIC का के ऊपर ही मोदी जी ने एक प्रपोजल भेजा था, उसको भेजा था दुलेरा SIR का, कि मेरे पास में एक समुद्र से लगती हुई जगह है, खार पाट की जमीन है, यहाँ पे पैदावार होती नहीं है, और मैं यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहता हूँ, पोर्ट बनाना चाहता हूँ। इस टाइप का प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 2009 के अंदर आया था। तो 2009 में यूपीए गवर्नमेंट ने सोचा कि इस सिटी को अपन एक एक्ट के तहत बनाते हैं, और SIR एक्ट बनाया 2009 के अंदर। वहां पे जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, मीडिया में आया, लोगों ने वहां बढ़ चढ़ करके दिलचस्पी ली। जो 20,000 रुपए 30,000 रुपए बीघा की जो जमीन थी, वो 2009 से लेकर के 14 तक सिर्फ और सिर्फ वहां लैंड खरीदी गई, बेची गई। वहां पे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ था। लोगों का वहां विश्वास हटने लग गया था, लोगों की माइंड में ऐसा सेट हो गया था कि पता नहीं यहाँ कुछ होगा कि नहीं होगा। लोगों ने बड़े स्तर की जमीन लैंडें ली थी। लेकिन 2014 के अंदर, क्योंकि ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो आपको पता है कि उसके अंदर ड्राफ्टिंग भी हुई उसके अंदर, और बड़े स्तर की कंपनियों को इन्वाइट भी किया गया कि इस प्रोजेक्ट को डेवलप कौन करेंगे। 2014 के अंदर जैसे मोदी जी केंद्र में आए थे, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उन्होंने इंडिया के अंदर अगर सबसे पहले पैकेज अनाउंस किया था तो वो 3,000 करोड़ रुपए का फंड धुलेरा के लिए फंड जनरेट किया था। उसके बाद धुलेरा की शुरुआत हुई, और 2014 के अंदर वर्ल्ड की मानी हुई कंपनियों को इनवाइट किया गया कि हमें एक इंडस्ट्रियल हब बनाना है जो समुद्र से लगता हुआ है। और यहाँ पे कई कंपनियों ने टेंडर डाले। उन कंपनियों के अंदर से 2 कंपनियों को सिलेक्ट किया गया। उनके अंदर से एक कंपनी थी हेल्क्रो, US बेस्ड कंपनी हेल्क्रो, और हेल्क्रो कंपनी वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजर है। अगर अपन बात करें हेल्क्रो कंपनी के प्रोजेक्ट की, तो दुबई सबने नाम सुन रखा है शायद मेरे हिसाब से। और दुबई के अंदर समुद्र के बीच में एक बना हुई बिल्डिंग है जिसको बोलते हैं पाम आइलैंड। पाम आइलैंड समुद्र के अंदर बीच के अंदर एक टी आकार की बिल्डिंग है, वो हेल्क्रो कंपनी का बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। और हेल्क्रो कंपनी वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजर है। एक कंपनी है एकॉम, UK बेस्ड कंपनी है, वो वहां पे प्रोग्रामर मैनेजर है। और 2014 के अंदर इन्होंने जब सेंटर के अंदर मोदी जी से जब MOU किया था, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, 920 स्क्वायर किलोमीटर में सिटी बन रही है, जिसके अंदर से 60% एरिया यहाँ पे ग्रीनरी के लिए है। आपने दिल्ली के अंदर देखा होगा, सर्दियों के अंदर ऐसी स्थिति हो जाती है कि यहाँ लोगों का सांस लेना दुश्वार हो जाता है। बट इस सिटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल सिटी है, बट 60% एरिया यहाँ पे ग्रीनरी के लिए और 40% एरिया के ऊपर डेवलपमेंट है। और केंद्र की मैं बात करूं तो 51% केंद्र की पार्टनरशिप है, और स्टेट गवर्नमेंट की 49% पार्टनरशिप से संयुक्त से ये सिटी बन रही है। इन कंपनियों ने 2014 में MOU किया था, तब ये कहा था कि इस सिटी को इस तर्ज के ऊपर हम डेवलप करके देंगे कि आने वाले 100 साल तक जमीन का यहाँ पे 1 फुट टुकड़ा आपको खोदना नहीं पड़ेगा। यानी पूरी सिटी टनल्स के अंदर है। और यहाँ के अंदर भीड़ के अंदर जो बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो कुछ लोगों ने विजिट भी किया है, और बहुत बड़ा हमारे पास में इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि उन लोगों ने देखा है आज 72 किलोमीटर के अंदर वो सिटी बन करके तैयार है। TP1 और TP2 के अंदर 1734 करोड़ रुपए का काम कंप्लीट स्टेज पर है। ये एक सिटी मॉडल के रूप में TP1 और TP2 के अंदर 50% से अब वहां पे काम हो चुका है। अगर वहां बात करें आप देख करके, तो वहां पे आप देखोगे तो पूरे के अंदर टनल्स के अंदर सीवरेज इतने बड़े बड़े हैं कि बस भी निकालना चाहे तो इजी वे में आप निकाल सकते हैं। गैस की पाइपलाइन अंडरग्राउंड है, बिजली की पाइपलाइन अंडरग्राउंड है, कम्युनिकेशन की जितनी लाइन है सारी अंडरग्राउंड है। बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। पहले अपन बात करते थे, कहीं पर भी उदाहरण आता था तो बोला चंडीगढ़ के 1 या 2 सेक्टर हैं जो बहुत अच्छे से बसे हुए हैं, और उनकी हर जगह बात भी होती है। लेकिन आज की डेट के अंदर ये धुलेरा, आज अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे कभी भी देखोगे तो रियल इस्टेट के अंदर अगर सबसे ज्यादा हॉट लोकेशन और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोजेक्ट है तो वो है धुलेरा। यानी YouTube पे आप उस धुलेरा के इतने हजारों वीडियो पड़े हैं, लोग धुलेरा को देखते हैं। सबसे बड़ी चीज 2014 के अंदर इसके साथ क्या हुआ कि वहां पे क्या तो बरसात बहुत ज्यादा होती है गुजरात के अंदर। अब बरसात तो ये तो प्रकृति का है, अब इसको कैसे देखा जाए कि कल की डेट के अंदर ये 100 साल का विजन लेकर के इन कंपनियों ने जो डेवलप किया, सोचा कि बरसात का कुछ इलाज किया जाए, तो उन्होंने क्या किया कि पूरी सिटी के अंदर एक कृत्रिम कैनाल दे दी गई, जो आज 14 किलोमीटर के अंदर कैनाल बन करके तैयार है। सीवरेज से उसको कनेक्टेड किया गया है कि वो पानी जैसे ही ओवरफ्लो होता है कैनाल के अंदर आएगा, और कैनाल ओवरफ्लो होती है तो उसको समुद्र से कनेक्टेड किया गया है। जहां से पोर्ट है वहीं से 35 किलोमीटर दूर है। तो इस सिटी के अंदर पर्यटक के लिए या बोटिंग के लिए आने वाले टाइम के अंदर, आज हो सकता है कि हम आपको बता रहे हैं कि सर धुलेरा दिस है, धुलेरा दैट है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर लोग बताएंगे कि मैं धुलेरा घूमने के लिए जा रहा हूँ।
आज आप जैसे शिमला जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, आज की डेट के अंदर ऋषिकेश जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर एक इंडिया का बड़ा घूमने फिरने के लिए, एक वोटिंग के लिए आने वाले टाइम के अंदर इस सिटी की एक अलग पहचान होगी। दूसरी चीज है, इस सिटी के लिए 2014 के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनाउंस किया था, कार्गो प्लस पैसेंजर एयरपोर्ट वहां पे बनने जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अगर उसकी मैं साइज की बात करूं तो 1426 हेक्टेयर के अंदर एयरपोर्ट बन रहा है। 1712 करोड़ रुपए का इस एयरपोर्ट पे खर्च आएगा। अब अपन बात करेंगे यार एशिया का सबसे बड़ा कैसे कह सकते हो आप, लेकिन उसके लिए एशिया का सबसे बड़ा, अगर आपको सबके पास मल्टीमीडिया मोबाइल है, आप उठा करके देखें, गूगल के ऊपर सर्च मारिए कि वर्ल्ड का सिंगापुर का एक एयरक्राफ्ट था A380, उसका नाम था A380। मई 2006 को इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पे विशेष अल्ट्रेशन करके उसको उतारा गया था और वो 72 घंटे लैंड हुआ था। उस दौरान 200 फ्लाइटों को डाइवर्ट करना पड़ा था, किसी को लखनऊ तो किसी को राजस्थान जयपुर, यानी उसकी A380 की कैपेसिटी के वहां पे 64 तो खड़े रह सकते हैं। इतना बड़ा स्पेस के अंदर ये एयरपोर्ट बनने जा रहा है। दूसरी चीज है, यूपीए गवर्नमेंट ने खूब मुद्दे उठाए, राफेल का नाम सुना होगा। राफेल की जो फाइटर प्लेन बनाने की जो फैक्ट्री है, प्लांट है, वो दुलेरा के अंदर लगने के लिए जा रहा है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो एयरबस और बोइंग विश्व की दो सबसे बड़ी कंपनी है। एयरबस ने 1900 एकड़ का लैंड का MOU किया सेंट्रल गवर्नमेंट से, और वहां पे एयरबस और बोइंग के प्लांट वहां पे लग रहे हैं। क्योंकि ये इसलिए लग रहे हैं एयरबस, बोइंग और राफेल कि उनको सबसे बड़ी चीज है कि वहां पे एयरपोर्ट के ऊपर पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी, प्लस एशिया का सबसे बड़ा उनको मार्केट मिल जाएगा। इसलिए तीनों कंपनियों के प्लांट आज की डेट के अंदर वहां पे लग रहे हैं। इस बात की सबसे बड़ी कंपनी है सीजेंग, इस बात की जिसका $3 अरब का इन्वेस्टमेंट आ रहा है दुलेरा SIR के अंदर। लिथियम बैटरी का आपने नाम सुना होगा, टाटा की लिथियम बैटरी का प्लांट वहां पे लग रहा है। और आने वाले टाइम के अंदर अगर मैं बात करूं तो बिजली से चलने वाली गाड़ियां हैं, वो सबसे पहले दुलेरा के अंदर शुरुआत होगी। आज की डेट के अंदर विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क वहां पे बनने जा रहा, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन रहा 5000 मेगावाट का। जहां पोर्ट बन रहा है वहीं समुद्र के किनारे सोलर का भी काम चल रहा है। अब बात हो गई कि भाई इतनी बड़ी सिटी आ रही है, पिछली गवर्नमेंट थी मोदी जी की मेक इन इंडिया, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया था। मेक इन इंडिया के तहत वहां पे डिफेंस का एक पूरा का पूरा MRO आ रहा है, यानी बुलेट से लेकर के एयरक्राफ्ट तक सारी चीजें वही मैन्युफैक्चरिंग होगी। वेपन्स जितने आर्मी में रक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा बजट होता है, और मोदी जी ने उसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर ये भी डिफेंस का MRO बन रहा है वहां पे, यानी बुलेट से लेकर एयरक्राफ्ट तक सारी चीजें वही मैन्युफैक्चरिंग होगी। अब ये तो हो गया दुलेरा का दुलेरा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, गूगल पे भी पड़े हैं, लेकिन इस सिटी में हमारे पास क्या है, मैं उस चीज पे आ जाता हूँ। आज की डेट के अंदर हम वहाँ पे 2012 से काम कर रहे हैं और रियल एस्टेट के अंदर ही काम कर रहे हैं। हमारी 3 कंपनियां हैं, सीरीजी, नेक्साई और ग्रीन और मेरे इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। जो यहाँ से हमारे साथ में अगर मैं बात करूँ तो मैं दो साल पहले इस दिल्ली के अंदर आया था, और जब मैं आया था तो सबसे पहले मेरे नोन है और मेरे भाई है विनोद जी, मैं उनसे मिला था और इस रियल एस्टेट के रिगार्डिंग ही मिला था। उसी दौरान मेरे से यही गवर्नमेंट एम्प्लॉय है हॉस्पिटल के अंदर मिस्टर सुरेश जी, उनसे मिला, और उन दोनों ने मुझसे एक बहुत बड़ी फर्म से मुझे मिलवाया था, मीट करवाया था, और वो थी पंडित एसोसिएट, विश्वास नगर के अंदर मिस्टर संजय जी और पंडित जी हैं देवेंद्र जी, मुझे उन लोगों से मिलवाया था। उन लोगों ने हमारे साथ में ट्रस्ट किया, विश्वास किया, और मैंने उनको एक ही बात की थी, सर कि आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, आप मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास करो, और विश्वास करके आप हमारे साथ काम करो। इन्होंने आज 1.5 साल से हमारे साथ में एक विश्वास के साथ में, एक कड़ी के साथ में जुड़े हुए हैं, और उसी विश्वास के साथ में आज की डेट में हम काम कर रहे हैं। और पहले हम मिले थे तो 2 ही 3 लोगों से मिले थे, बट अगर आज मैं बात करूं तो आज की डेट के अंदर आप सब लोग, अगर जो भीड़ है अपनी यहाँ पे इकट्ठी, तो इन्हीं सभी लोगों की वजह से, क्योंकि हमारे पास में आज की डेट के अंदर वहाँ पे 4 से 5 कॉलोनियाँ हमने काट रखी हैं। एक कॉलोनी हमने डेवलप करके कंप्लीट और सोसाइटी हैंडओवर भी कर चुके हैं, जिसके अंदर बाउंड्री वाल करके और लोगों को कंप्लीट दे भी चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास 4-5 कॉलोनियाँ, उन पे हमने पहले हम बेचते थे, प्लान हमारा दूसरा था, जिसके अंदर हम बेचते थे कि 25% डाउन पेमेंट दे दीजिए और 75% आप किस्तों के अंदर इंस्टॉलमेंट में हमें पेमेंट देते थे। लेकिन अभी हमने अगर बात करें
तो आप मार्केट के अंदर जाते हो, कई बार कोई चीज़ खुदरा में खरीदते हो और एक थोक के भाव से खरीदते हो, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। और हमने थोक के भाव से ही वहाँ पे हमने सोचा कि लोगों को प्लॉट भी मिलेंगे और प्लॉट के साथ में लोग पैसा भी कमाएंगे। तो हमने एक उसके ऊपर सिस्टम क्रिएट किया है और इतनी बातें मैं बताना चाहता हूँ इस सिस्टम के बारे में। पंडित जी हैं, विनोद जी हैं, सुरेश जी हैं और संजय जी हैं और हमारे सेठ जी हैं, जुगल किशोर जी हैं। तो काफ़ी हमारे मेडिकल लाइन से भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संगीत है, काफ़ी लोग हमारे बाद में इन्वेस्टमेंट भी है। तो इन लोगों से आप मिलना, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। मैं इसके लिए इतनी बातें